स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल अब पहुंच गया है 1 लाख सब्सक्रिप्शन के बेहद पास। आपसे मिले इस उपहार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब रिटर्न गिफ्ट देने की बारी और जवाबदारी है हमारी। तो स्टडी IQ IAS हिंदी परिवार में 1 लाख स्टूडेंट्स के जुड़ने की खुशी में हम देने वाले हैं आपको कुछ बहुत अनूठे उपहार। हम करने वाले हैं एक एक कर कुछ सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट। अगर अनुमान लगा सकते हैं आप कि हमारे रिटर्न गिफ्ट के पैकेट में क्या क्या शामिल है, तो बिना देर किए कमेंट कीजिए और इंतजार कीजिए आपके पहले गिफ्ट का। नमस्कार, मैं पिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं पिछले सप्ताह हमने पिछले एपिसोड में कौन सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था और उसका सही जवाब क्या है। मैंने आपसे पूछा था निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य जीव अभयारण्य एक तरफ और दूसरी तरफ था विशेषता वाला कॉलम। क्या पूछा गया था? पॉइंट कैलिमरे, पश्चिमी तट, असोला भट्टी, मैकाल रेंज, दुर्गावती, अमरकंटक हिल्स, या फिर पाबीतोरा, ब्रह्मपुत्र नदी। और पूछा गया था कि कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं। और जहां भी नहीं आता है वहां मैं कहता हूं कि बहुत सतर्क हो जाइए, क्योंकि नहीं की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट कैलिमरे। जब हम मैप को देखते हैं तो इस पॉइंट पर तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमरे है, ठीक है। और क्योंकि ये तमिलनाडु में है और उत्तरी पूर्वी घाट की तरफ है, क्वेश्चन में कह रहा है पश्चिमी तट, जबकि है ये पूर्वी तट की तरफ, तो इसलिए ये वाला पॉइंट गलत है। दूसरा है असोला भट्टी। असोला भट्टी दिल्ली में, दिल्ली का कौन सा ये हिस्सा हो गया? साउथ ईस्ट, ठीक है, दक्षिण पूर्व में। दिल्ली में असोला भट्टी एकमात्र दिल्ली का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अभी कुछ दिन पहले यहां पर दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, LG हैं, उन्होंने नीली झील के पास 4 वाटरफॉल का उद्घाटन किया। आप सोच रहे हैं वाटरफॉल का उद्घाटन कैसे होता है? जलप्रपात तो जलप्रपात होता है, नहीं, कृत्रिम वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल का उद्घाटन किया। उसे बनाया गया है ताकि इस पूरे एरिया को डेवलप किया जा सके। तो नीली झील है जहां पर 4 वाटरफॉल जो आर्टिफिशियल वाटरफॉल हैं उनका उद्घाटन हुआ है। और ये दिल्ली का एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुगलकाबाद में है और ये साउथ ईस्ट पड़ेगा दिल्ली का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या था? तो असोला भट्टी के सामने क्या लिखा हुआ है? मैकाल रेंज। मैकाल रेंज के बारे में आप जानते हैं, मैकाल रेंज कहां से कहां तक फैला हुआ है? वो मैप नहीं है जिसमें मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर ऐसे देखें तो मैकाल रेंज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। अगर यहां देखिए, ठीक है, इंडिया में पूरा नहीं बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। पेनिनसुलर पार्ट है ये हो गया अरावली, ठीक है, विंध्य, सतपुड़ा, और सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है मैकाल, ठीक है। तो मैकाल रेंज किस कहां कहां फैलेगा? MP और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये गलत हो गया, मैकाल रेंज तो नहीं होगा, असोला भट्टी दिल्ली की बात हो रही है। अब है दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह रहा है अमरकंटक हिल्स में, ठीक है। दुर्गावती जो है वो दमोह में है, और दमोह की पोजीशन कहां पर है? यहां सागर दमोह, ठीक है। दमोह के ठीक नॉर्थ में क्या है? छतरपुर।
ये स्टेट मैप आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूपीएससी के लिहाज से, लेकिन दिमाग में रखिएगा तो फिर अच्छा रहेगा। देखिए क्या दे रहा है वो कि दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ऑप्शन भी दिया है अमरकंटक हिल्स। और अमरकंटक हिल्स कहां पर है? अमरकंटक हिल्स अनूपपुर के पास फैला हुआ है। तो ये पोजीशन है अमरकंटक हिल्स की, मतलब मध्य प्रदेश के एकदम पूर्वी हिस्से में है अमरकंटक हिल, ठीक है। और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दमोह में। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, तीनों गलत हो गए। अब चौथा देखिए, पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लो को, तो ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लो के हिसाब से असम में ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में पड़ता है पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के हैं ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये आपको मिलेगा ही पीडीएफ में। पीडीएफ कहां मिलता है आपको पता है? अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो देखिए, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, डिब्रू सिखोवा, और यहां अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो पोबीतोरा हो गया, और हो गया बुराशापुरी एंड लखोआ। अच्छा एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि पिछली बार मैंने जो क्लास, पिछले एपिसोड में मैंने जो क्लास आपको दी थी, उसमें एक जगह ईरान का जब हम माउंटेन्स पढ़ रहे थे तो जाग्रोस माउंटेन्स हमने पढ़ा था, और पढ़ा था एल्ब्रुज मैंने बोल दिया था। उसका जो स्पेलिंग है वो है ELBURZ, Z या S ऐसे है। तो ये बेसिकली एल्ब्रुज नहीं है बिल्कुल, बल्कि एल्बर्स है, ठीक है, एल्बर्स। एल्ब्रुज कहाँ है बताइएगा, एल्ब्रुज कहाँ है ये भी बताइएगा। इसका उच्चारण गलत मैंने कर दिया था, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो पवितोरा जो है वो है ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में, और इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1, 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है, चौथा सही सुमेलित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश सोमालिया में पिछले दिनों भयंकर विस्फोट हुए। राजधानी मोगादिशु में हुए इन धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो सोमालिया को देखना पड़ेगा। देखिए अभी तक हमने सोमालिया के बारे में पहले के एपिसोड्स में बहुत ज्यादा बातचीत की है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर और पहली बार देख रहे हैं तो आप मैप इन न्यूज के प्लेलिस्ट में जाकर पुराने एपिसोड्स जरूर देख लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे इन एपिसोड्स से बहुत सारी बातें हुई हैं, और इसीलिए मैंने अभी जो रखा है वो आउटलाइन मैप रखा है, ठीक है। तो आउटलाइन मैप के जरिए अगर हम, और ये आपको मिलेगा भी तो आप भी इसमें मार्क करेंगे, आउटलाइन मैप के जरिए अगर हम समझें तो ये पूरा इलाका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है उसमें कौन सा कंट्री है, कौन सा हिस्सा कौन सी कंट्री है, ये आपको अपने मैप में डालना है। सबसे पहले ये है इथोपिया, जो सबसे बड़ा हिस्सा दिख रहा है आपको। ये है सोमालिया जहां की बात हो रही है। मोगादिशु की बात करें तो इस पोजीशन पर है मोगादिशु, जो इसकी राजधानी है, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है? इरिट्रिया। और ये कौन सी कंट्री है? जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहते हैं? इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया को मिलाकर जो पोर्शन बन रहा है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। हम यही पढ़ते आए हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हालांकि कई जगहों पर ऐसा भी लिखा रहता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस पूरे को मान लेते हैं। तो पूरे में सूडान, दक्षिण सूडान, ठीक है, ये है केनिया, ये है तंजानिया, और ये क्या है? युगांडा।
तो मानते हैं कि सूडान, दक्षिण सूडान और केनिया का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, लेकिन हमको उसमें नहीं पढ़ना। हमको क्या, हम जो पढ़ते आए हैं इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया को मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अब ये मैंने जब भर दिया है तो आपको बताना है कि यहां जो लेक दिख रहा है ये कौन सा लेक है, और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस भी करनी है। अब आउटलाइन मैप पर प्रैक्टिस करनी है। बहुत आप देख चुके हैं कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। अब आउटलाइन मैप पर इसी तरीके से मार्क करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ क्या है। ठीक है, फिर ये कौन सी खाड़ी है ये भी लिखिए, और ये कौन सा सी है। ठीक है, या इस बार बता देता हूं मैं, ये रेड सी है। ये कौन सी खाड़ी है आप बताइए, और ये कौन सा स्ट्रेट है ये भी आप बताइए। तो 2 सवाल आपको आज बताना है, कौन कौन सा, ये खाड़ी कौन सी है और ये स्ट्रेट कौन सा है। ठीक, चलिए अब हम जो बात कर रहे हैं अभी सोमालिया में पिछले दिनों जो ब्लास्ट के, उस पर खबर क्या बनता है। खबर, विवादित स्थान एक तरफ है ओगाडेन, दूसरी तरफ है क्षेत्र हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नदापाल कैरेबिया, बीर तवील पश्चिम एशिया, दारफुर मध्य पूर्वी अफ्रीका। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4। ओगाडेन कहां पर है। ओगाडेन है इथोपिया में। इथोपिया के बहुत सारी जगहों को आपने देखा है। ये जो हॉर्न है सोमालिया वाला, उसके भीतर एक और हॉर्न दिखता है इथोपिया वाला। ठीक है, और इस पूरे एरिया को बोलते हैं ओगाडेन, जहां की बात हो रही है। ये काफी चर्चा में रहता है। यहां अलगाववादी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बिल्कुल सही है। दूसरा है नदापाल। नदापाल है साउथ सुडान और केनिया के बीच में। देखिए, साउथ सुडान और केनिया के बीच में यहां पर नदापाल है, और ये है इलेमी ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों एरिया को लेकर विवाद बना रहता है, इलेमी ट्रायंगल को लेकर और नदापाल को लेकर, साउथ सुडान और केनिया के बीच में। इलेमी ट्रायंगल में इथोपिया भी एक पार्टी है, लेकिन ज्यादा तनाव किसके किसके बीच में है। तनाव असली है साउथ सुडान और केनिया के बीच में, और यह तनाव बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो इन दोनों एरिया को आपको याद रखना चाहिए। इलेमी ट्रायंगल का नाम इलेमी ट्रायंगल क्यों पड़ा, वहां की एक एथनिक, वहां का एक ट्राइबल ग्रुप था, उसके चीफ का नाम था इलेमी, तो उन्हीं के नाम पर यह इलेमी ट्रायंगल पड़ गया है। ठीक है, तो नदापाल है जो, वो है अफ्रीका में, ना कि कैरेबिया में, तो ये गलत है। ठीक, और अफ्रीका में भी कहां, पूर्वी अफ्रीका होगा ये, तो इसका सही जवाब क्या है, पूर्वी अफ्रीका होना चाहिए यहां। अब अगला देखिए, बीर तवील। बीर तवील जो है वो है मिस्र और सूडान के बॉर्डर पर। ये इजिप्ट है, और इसके ठीक नीचे क्या है, साउथ में सूडान। इसको भी आप भरिएगा, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसको पूरा भर लीजिएगा। ठीक है, ये साउथ सूडान, ये इथोपिया, ये इरिट्रिया, ये जिबूती। ठीक है, ये हो गया सोमालिया, यहाँ लिखा हुआ है। नीचे फिर आप भरते जाइएगा इसको, तो फिर धीरे 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 पूरा इसी तरीके से आउटलाइन मैप में भरते भरते आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो स्लाइड है ये है अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स इन अफ्रीका, मतलब ऐसी जगह हैं जहां कोई किसी का दावा नहीं है। जैसे बीर तवील जो कि मिस्र और सूडान के बीच में है, यहाँ किसी का कुछ दावा नहीं है। ठीक है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ कोई दावा नहीं करता, और सबकी अपनी अपनी वजहें होंगी। इसी तरीके से बहुत सारी जगहें इसमें दी हुई हैं, बहुत सारी जगहों पर कोई डिस्प्यूट है या दावा नहीं है या इस तरह की चीजें हैं। हमें किससे मतलब था, हमें मतलब था बीर तवील से, और बीर तवील किसके किसके बीच में है, मिस्र और सूडान के बीच में। ठीक है, और कह रहा है कहां, पश्चिम एशिया, जबकि है कहां, पूर्वी अफ्रीका। दारफुर, दारफुर बताने की जरूरत है, कहां है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है। दारफुर कहां पर है,
सूडान में ये जो हिस्सा है जो कि हमेशा चर्चा में बना रहता है, यही दारफुर है। ठीक, दारफुर पर सवाल भी आ चुका है। तो दारफुर कहाँ है? मध्य पूर्वी अफ्रीका। तो ये ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए 1 और 4, सॉरी डी, 1 और 4। ठीक है। अब अगला है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ऐतिहासिक विवाद के बीच अब अरब देशों और इजराइल के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, एक तरफ जहां लेबनान के साथ इजराइल की मैरीटाइम बाउंड्री डील हुई है, पहली बात, तुर्की के साथ भी 10 साल बाद रक्षा संबंधों पर पिछले दिनों एक समझौता हुआ है। तो किसके किसके बीच संबंध अच्छे हो रहे हैं? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद हुआ उसकी वजह से अरब देशों के साथ इजराइल की तनातनी चली और अब जाकर अरब देशों और इजराइल के बीच में थोड़ी सी बातचीत अच्छी चल रही है। उसी की बात की जा रही है कि भाई लेबनान के साथ भी इजराइल इस समय एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है मैरीटाइम संबंधी और तुर्की के साथ भी 10 साल बाद रक्षा संबंधों पर बातचीत हुई है। तो ये खबर ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं किसकी बात हो रही है? तुर्की की। तुर्की आपको पता है कुछ हिस्सा इसका पड़ता है यूरोप में और कुछ हिस्सा पड़ता है एशिया में। ठीक, देखिए अगर बाउंड्रीज की बात करें तुर्की के, तो क्योंकि बीच में आपको पूरा समुद्र का इलाका दिख रहा है, एक तरफ इसके है ब्लैक सी और सदर्न पार्ट पर, अच्छा एक कमेंट आया था व्हाट इज मतलब सदर्न पार्ट क्या होता है? सदर्न दक्षिणी भाग के लिए अंग्रेजी में जो कहते हैं सदर्न, वही है सदर्न। ठीक है, तो सदर्न नहीं है, दक्षिणी हिस्से के लिए बोला गया है। और इसके दक्षिणी हिस्से में क्या है? मेडिटेरेनियन मतलब भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में जो पोजीशन है इनकी, इसकी तुर्की की। ठीक, अगर बाउंड्री की बात करें तो इसके पूर्व में जब हम देखेंगे तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया, 5 कंट्रीज पूर्व से लेकर और दक्षिणी हिस्से तक या दक्षिण पूर्वी हिस्से तक। जॉर्जिया, अर्मेनिया, ईरान एक सीध में आपको दिख रहे हैं और इराक और सीरिया। ठीक, तो एक बात इधर हो गई। और बाउंड्री की बात करें तो बुल्गारिया और ग्रीस ये इसकी बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सी ऑफ मरमरा, ठीक है, एजियन सी, एक सीक्वेंस हमने पहले भी पढ़ा था, एजियन सी, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी। तो इसके बीच में आप देखेंगे कि एक यहां पर स्ट्रेट इंपॉर्टेंट पड़ता है जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो ब्लैक सी को जोड़ता है सी ऑफ मरमरा से, और सी ऑफ मरमरा को एजियन सी जो कि भूमध्य सागर का हिस्सा है उससे डार्डनल स्ट्रेट के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। दार्डनेल्स स्ट्रेट जल संधि। तो 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो कि तुर्की के मेनलैंड के बीच में ऐसे दिख रहे हैं आपको। काला सागर को जोड़ता है सी ऑफ मरमरा से बॉस्फोरस और सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है एजियन सी से दार्डनेल्स। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सी ऑफ मरमरा को भूमध्य सागर से कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है, यही जोड़ता है क्योंकि एजियन सी तो भूमध्य सागर का ही पार्ट है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। दूसरी 2 इंपॉर्टेंट नदियां हम जानते हैं, यूफ्रेटस और यूफ्रेटस दिख रहा है, इसके बारे में जब हम इराक पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से बात हुई थी, और टिग्रिस। तो आप देख रहे हैं दोनों का फ्लो किस तरीके से है, इराक में ही जाकर दोनों मिलते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो यूफ्रेटस जो है वो सीरिया से होकर अंदर इन करता है और जो टिग्रिस है वो सीरिया के बॉर्डर से होते हुए, सीरिया इराक का यहाँ बॉर्डर है सीरिया और तुर्की का, ठीक है, होते हुए इराक में इन कर जाती है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदियां हैं और निकलती कहाँ से हैं? तुर्की से ही निकलती हैं, पूर्वी तुर्की के, आप देख रहे हैं पूर्वी वाले हिस्से से निकलती हैं। तो पूर्वी तुर्की से
इन दोनों का निकास होता है। एक्चुअली हम लोग जब इराक पढ़ते हैं तब इसको ज्यादा विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन निकलती तो तुर्की से ही है, तो यहाँ पे जानना होगा दो इंपॉर्टेंट नदियां। ठीक है, अगर कुछ महत्वपूर्ण झील की बात करें तो लेक वान, उसके अलावा लेक तुज, लेक एगेडियर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इसके झील हैं, जिसमें लेक वान बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चा में रहता है, खारे पानी की झील है। आप लेक वान के बारे में जो भी जानते होंगे वो कमेंट करके बताइएगा, लेक वान क्यों इतना चर्चा में रहता है। ठीक है, अब माउंटेन्स की बात कर लीजिए। इसके ठीक नॉर्थ में आपको दिखेगा पॉन्टिक माउंटेन्स। नॉर्थ इसके मतलब तुर्की के ही उत्तरी हिस्सा जो है इसका, वो किन पहाड़ियों का हिस्सा है? पॉन्टिक माउंटेन्स का हिस्सा है। फिर मध्य में दिखेगा एनातोलिया का पठार। ठीक है, तो मध्य वाला हिस्सा क्या है? एनातोलिया का प्लेटू है। और फिर साउथ वाले हिस्से में आएंगे तो दिखेगा टॉरस माउंटेन्स। ठीक है, पूर्व में देखेंगे तो अर्मेनियम हाईलैंड, अर्मेनियाई उच्च भूमि मिलेगी। ठीक, और यहीं पर है एकदम पूर्व में, यहां देखिए माउंट अराराट है 5137 मीटर। तो अगर पहाड़ियों की बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? पॉन्टिक माउंटेन्स इसके उत्तर में, एनातोलिया का पठार जो है, पठारी इलाका, ये इसके मध्य में है, और दक्षिणी हिस्से में टॉरस माउंटेन्स है, जो यहां से लेकर इसका विस्तार, इस पार्ट को भी लोग बोलते हैं कि ये वाला पार्ट ईस्ट टॉरस है। कई बार कहीं कहीं आप मार्क देखेंगे ईस्टर्न टॉरस लिखा होगा, लेकिन ऐसे अगर टॉरस माउंटेन्स का विस्तार देखना है तो यहां है दक्षिण में। ठीक है, पूर्व में क्या है? अर्मेनियाई उच्च भूमि का विस्तार है, और एनातोलिया का पठार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य में है इसके। ठीक है, तो इतनी बात हो गई आज तुर्की के बारे में। बॉर्डर हमने देख लिया है। ठीक, और माउंट अराराट हम देख चुके हैं 5137 मीटर। चलिए अब क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन तुर्की, लेबनान और इजराइल के संबंध में सही है? या हैं सभी भूमध्य सागर से सटे। कितने देशों की बात हो रही है भाई? तुर्की, लेबनान और इजराइल सभी भूमध्य सागर से सटे हुए हैं, सभी कैस्पियन सागर के पश्चिम में हैं। कोई एक देश मृत सागर से सटा हुआ है, सभी देश लेवेंट का हिस्सा है। आपको क्या बताना है? कूट का प्रयोग कर केवल 1 और 3 सही है, या केवल 3 सही है, केवल 2 और 4 सही है, या फिर उपर्युक्त तो सभी सही है। पहले देख लीजिए, सभी भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। किन किन देशों की बात हो रही है? बात हो रही है इजराइल की, लेबनान की, यह है इजराइल, पिछले क्लास में ही हमने इजराइल को ठीक से पढ़ा है। लेबनान हम जानते हैं इजराइल के साथ बॉर्डर बनाता है, और एकदम भूमध्य सागर के तटीय इलाके में लेबनान भी पड़ता है। और किसकी बात हो रही है? इजराइल, लेबनान और तुर्की की, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, तो टर्की ये रहा। तो इजराइल, लेबनान और टर्की कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि तीनों भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, तीनों भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। इसी को देख के आप एक और काम कीजिएगा कि भूमध्य सागर से, हालांकि हमने पहले किया है, लेकिन भूमध्य सागर से सटे हुए जो जो देश हैं उनके नाम एक बार मार्क कर लीजिएगा, या तो क्लॉकवाइज सजा लीजिएगा या एंटी क्लॉकवाइज सजा लीजिएगा, तो उससे आपका क्वेश्चन पकड़ में आएगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट दे रहा है सभी कैस्पियन सागर के पश्चिम में अवस्थित हैं। तो यहां क्या जरूरी है देखना, 3 सागर दिख रहे हैं आपको। कैस्पियन सागर टेक्निकली सागर नहीं है, यह भी आपको पता है। हमने जब बातचीत की थी कि कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है, तो हमने देखा था कि कैस्पियन सागर के तट पर जो लगा हुआ है उसको, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से वो कैस्पियन सागर समुद्र नहीं है, तो लैंड लॉक्ड ही माना जाता है। लेकिन यहां अगर देखें तो 3 वाटर बॉडी की बात करते हैं, ब्लैक सी, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। इसके बीच की पूरी स्थिति आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा साउथ बढ़ेंगे तो पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, यहां से लेकर और यहां तक अगर आप एक पूरा पोर्शन अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो फिर बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या कहना है? कैस्पियन सागर से पश्चिम में है या फिर पूर्व में है?
कैस्पियन सागर से लगा हुआ पूर्व में क्या है, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं और साउथ में ईरान है। तो इधर आप देखेंगे पश्चिम में तो इजराइल, लेबनान, ठीक है, और तुर्की, तीनों ही इसके पश्चिम में अवस्थित हैं, ठीक। लेकिन यहाँ कैस्पियन सागर की बात हो रही है, मान लीजिए ये कह देता कि भूमध्य सागर के पश्चिम में अवस्थित है लेबनान, तो फिर भूमध्य सागर से भी आपको लोकेशन याद रखना है, तो इसलिए इस पूरे मैप को दिमाग में अपने बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैस्पियन सागर के पश्चिम में अवस्थित है, ये बात ठीक है। अब कह रहा है कोई एक देश मृत सागर से सटा हुआ है, पिछली ही क्लास में हमने देखा था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, ये अगर मैप मैं ऐसे खींचूं, ठीक है, रफ मैप, ठीक, तो ये किसका मैप है, इजराइल का मैप है। हमने देखा था कि जहां ये वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक है, ठीक, यहां पर हमने देखा था गाजा स्ट्रिप है, और इन्हीं दोनों जगहों पर फिलिस्तीन का के लोग रहते हैं, फिलिस्तीन का कब्जा है यहाँ, या कि फिलिस्तीन सिकुड़ कर यहीं रह गया है, ये कह लीजिए, कब्जा कहना तो ठीक भी नहीं होगा। और यहाँ जो वेस्ट बैंक है उसके ठीक साउथ में, एकदम साउथ वाले पार्ट में, ये डेड सी है, मृत सागर, ठीक है। और किनके बीच में है, जॉर्डन और इजराइल, इधर इजराइल हो गया, ये वेस्ट बैंक वाला पार्ट हो गया, और इधर जॉर्डन है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि पिछले क्लास में ही डिस्कस हुआ है, इस हिस्से की बात हो रही है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। तो डेड सी इनमें से एक से सटा हुआ है, वो कौन सा है, इजराइल, तो ये भी सही बात है। अब है सभी देश लेवेंट का हिस्सा हैं। लेवेंट एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि भूमध्य सागर के जो पूर्वी तटीय देश हैं, ये पूर्वी तटीय, ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा क्या है, लेवेंट कहलाता है। तो एक बार मैं रब कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिख जाए। देखिए यही डेड सी है यहां पर, ठीक, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, और कल हमने इसको ठीक से डिस्कस किया था। और अब हम बात कर रहे हैं लेवेंट के बारे में। लेवेंट कौन सा है भाई, ये पूर्वी तट जो है इसका पूरा, इसके किनारे जो कंट्रीज हैं ये लेवेंट का हिस्सा कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, पूर्वी तट में थोड़ा सा ये तुर्की दिख रहा है, तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा आ जाएगा, सीरिया आ जाएगा, ठीक है, लेबनान आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा, ठीक, गाजा स्ट्रिप है तो ये भी आ जाएगा, फिलिस्तीन, और ये सारे जो कंट्रीज हैं, मतलब तुर्की, सीरिया, लेबनान, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन, तो ये सब कंट्रीज आ जाएंगे आपके लेवेंट का हिस्सा हो जाएंगे। सभी देश लेवेंट का हिस्सा हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो कितनी बातें ठीक हैं, बिल्कुल चारों बातें ठीक है। ऑप्शन उपर्युक्त सभी, सही जवाब इसका यही होगा कि सभी बातें बिल्कुल ठीक है। चलिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस में पिछले दिनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म नाल्गे ने कहर ढा दिया। सबसे ज्यादा असर हुआ मिंडनाओ में, ठीक है। तूफान के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन से करीब यहां 100 लोगों की मौत हो गई। देखिए फिलीपींस यही है, फिलीपींस का नक्शा, ठीक है, यही पूरा मिलाकर फिलीपींस है। और फिलीपींस आपको पता है किस तरह की किस तरह का कंट्री है, यहां सब आइलैंड आइलैंड हैं, ठीक है। तो फिलीपींस के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है, कि अगर आप फिलीपींस को ऐसे देखेंगे तो पहला जो इसका हिस्सा पड़ता है इसको लुजोन बोलते हैं,
तीन हिस्सों में बांट लीजिए। पहला लुजोन, ठीक, याद कैसे रहेगा? लुजोन स्ट्रेट ताइवान और फिलीपींस के बीच में है। यहां पर क्या है? ये लुजोन स्ट्रेट या जल संधि किसके किसके बीच? इधर ताइवान है, ठीक है। और अगर ऐसे देखेंगे तो फिलीपींस सी और इधर साउथ चाइना सी, दोनों के बीच, ठीक है। चलिए, पहला हिस्सा ये हो गया। जो मोस्ट पॉपुलेटेड है, सबसे ज्यादा जनसंख्या लुजोन में, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका है, जो तीसरा हिस्सा है, वो है मिंडनाओ। तीसरा मैंने गलती से नहीं बोला, तीन हिस्से हैं ना। बीच वाला हिस्सा जो है ये है विसाइस, विसाइस, ठीक है। हैंडराइटिंग तो शायद ही आपको समझ में आ रही होगी, विसाइस, ठीक। तो तीन हिस्से हो गए फिलीपींस के। नॉर्थ वाला हिस्सा है लुजोन, मिड वाला हिस्सा है विसाइस, और मिंडनाओ है इसका दक्षिणी हिस्सा, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा इस नाल्गे का, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात है कि कौन कौन से वाटर बॉडी हैं। अगर, ठीक है, फिलीपींस के पूर्व में है फिलीपींस सी, फिलीपींस सागर। इसके पश्चिम में साउथ चाइना सी है, ठीक। सुलू सी है इसके दक्षिण पश्चिम में, और सिलिबिस सी है इसके दक्षिण में। कौन कौन से सागर हो गए? फिलीपींस सागर, साउथ चाइना सागर, फिलीपींस सी फिलीपींस के पूर्व में, फिलीपींस के पश्चिम में है साउथ चाइना सागर, सुलू सागर है इसके दक्षिण पश्चिम में, और सिलिबस सी है इसके दक्षिण में। तो ये भी जरूरी चीज है कि किन किन सागरों से ये घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गर्त एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है अवस्थिति। टोंगा दक्षिण हिंद महासागर, मिंडनाओ पश्चिमी प्रशांत महासागर, सुंडा कैरेबियन सागर, अलूशियन उत्तरी प्रशांत महासागर। और कह रहे हैं कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 4, केवल 3 और 4, केवल 2 और 3, या फिर केवल 2 और 4। देखिए टोंगा, ये रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर में देख लेते हैं। टोंगा और कर्माडेक ये कहां पे है? दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो टोंगा कहां हो गया? दक्षिणी, दक्षिण लिखा हुआ है, लेकिन यहां क्या लिखा है? हिंद। तो इसका क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए था प्रशांत, इसलिए गलत है। दूसरा है मिंडनाओ। आपने देख लिया मिंडनाओ कहां पर है? मिंडनाओ ये है मिंडनाओ, ठीक है। और मिंडनाओ गर्त कहां होगा? फिलीपींस ट्रेंच है ये, ठीक है। तो मिंडनाओ ट्रेंच कहां होगा? फिलीपींस ट्रेंच ही मिंडनाओ ट्रेंच है, ठीक है। यही फिलीपींस ट्रेंच मिंडनाओ ट्रेंच है। फिलीपींस का ही तो दक्षिणी हिस्सा मिंडनाओ कहलाता है। तो मिंडनाओ ट्रेंच को ही फिलीपींस ट्रेंच बोलते हैं, या फिर फिलीपींस ट्रेंच को मिंडनाओ ट्रेंच बोल देते हैं। और ये कहां पर है? पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। सुंडा कैरेबियन सागर, सुंडा कहां है? सुंडा ट्रेंच कहां पड़ेगा? प्रशांत महासागर में पड़ेगा या कहां? सुंडा ट्रेंच पड़ेगा हिंद महासागर में, और हिंद महासागर में किधर? पूर्वी हिंद महासागर में। तो ये है जावा सुंडा। तो सुंडा ट्रेंच कहां है? पूर्वी हिंद महासागर। और ये क्या कह रहे हैं? कैरेबियन सागर। तो गलत हो जाएगा। अलूशियन उत्तरी प्रशांत महासागर, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अलूशियन ट्रेंच ये है, और
अलूशियन ट्रेंच उत्तरी प्रशांत महासागर में है, तो इसलिए ये सही है। तो क्या क्या सही है? दूसरा और चौथा सही है, 1 और 3 गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। लेकिन जब ये आपको पीडीएफ में मिलेगा तो सारे ट्रेंच आपको याद होने चाहिए, सारे मतलब जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे अलूशियन ट्रेंच बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। कुरील ट्रेंच इंपॉर्टेंट है, कुरील और जापान ट्रेंच लगा हुआ है इस तरीके से। तो ये किस हिस्से में? इसको 2 हिस्से में बांट ही लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अगर ऐसा बांट लेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा कि भाई पूर्वी में कौन सा है। जैसे पूर्वी अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो मिडिल अमेरिका ट्रेंच और पेरू चिली ट्रेंच ये पड़ेगा पूर्वी प्रशांत महासागर में। और पश्चिमी प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो अलूशियन, उत्तरी में अलूशियन पड़ेगा, पश्चिमी में कुरील जापान, ठीक है। यहाँ है मैरियाना ट्रेंच और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंच है। चैलेंजर डीप यहाँ है, और टोंगा और कर्माडेक जो हैं ये हैं सदर्न प्रशांत में, मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर में। इसी तरीके से हिंद महासागर में आपको दिख रहा है यहाँ जावा या सुंडा ट्रेंच। प्यूटोरिको ट्रेंच कहां पर है? अटलांटिक ओशन में, ठीक है, उत्तरी हिस्से में। और दक्षिणी हिस्से में क्या है? साउथ सैंडविच ट्रेंच। तो ये पीडीएफ में आपको मिलेगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो के जंगलों में पिछले दिनों गंभीर आग लग गई थी। आग के कारण वन्यजीव और वन प्रभावित हुए हैं, साथ ही कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, ठीक है। और बात किसकी हो रही है? माउंट किलिमंजारो की। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? कब आया था? 2018 में। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। अब सोचिए मैप में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हालांकि 2018 का सवाल है, लेकिन सवाल तो कभी भी यूपीएससी कुछ भी कर सकता है, इस तरह के सवाल रिपीट भी हो सकते हैं। तो इस लेवल पर क्वेश्चन बनाया गया है कि दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर में क्या होगा, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन यहां बनाया कि निम्नलिखित में से कौन उस अक्षांश के सबसे नजदीक है जो माउंट किलिमंजारो से होकर गुजरता है? माउंट कोटोपैक्सी, एडम्स पीक, चार्ट झील, अनाईमुडी। इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट कीजिए और इसका जवाब मुझे बताइए। आजकल आप लोग सोचते होंगे कि आजकल थोड़े टफ सवाल पर छोड़ा जा रहा है पूरे एपिसोड को, इसलिए क्योंकि अब आप लोग का लेवल काफ़ी ऊपर हो चुका है। इतने सारे एपिसोड्स आप लोग देख चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे जवाब देते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा टफ जो सवाल होता है वहीं जाकर इस एपिसोड को छोड़ा जाता है, ताकि आप वहाँ कुछ तो रिसर्च कीजिए, कुछ देखिए, ठीक है, उससे काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। चलिए, तो इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे। और पीडीएफ अमृत उपाध्याय 007, हालांकि वो दिख रहा होगा स्क्रीन पर भी, फिर भी AMRIT UPADHYAY 007 ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ का सदुपयोग आपको ये करना है कि उस पर मार्क करके उसको रंग देना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक से तैयारी करते रहिए। अब तैयारी का सीज़न आ रहा है, उसमें लग जाइए। अगले साल अगर पीटी दे रहे हैं तो यही सही मौका है इस समय बहुत तेज़ी से लगने का। अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। नमस्कार।